को सॉल्व करेंगे। पढ़ें एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग 2012। 2011 और 2012 में जो चेंजेस आए हैं, बैलेंस शीट्स दोनों साल की दी हुई है। You are informed that during the year a machine costing 70,000 book value 40,000 was disposed of for 25,000. Okay. Preferred share in redemption was carried out at a premium of 5%. Okay. Dividend at 15% was paid on equity share for the year 2011. Okay. The provision for depreciation stood at 31st December 2011 was itna, and on 31st December 2012 was itna. Stock which was valued at 90,000 was written up. Written up का मतलब है बढ़ाया गया है कॉस्ट को। To its cost for preparing profit and loss account for 2012। मतलब इन्होंने इसकी स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है 10,000 से। ये कुछ एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने आपको बताया था कि 3 स्टेटमेंट हमारी जरूर बनती हैं और उसके बाद हमारे वर्किंग नोट्स होते हैं। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट? एक तो हमारी बनती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 2 बनता है स्टेटमेंट of change in working capital। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक तरफ हम करंट एसेट्स लिखते हैं, एक तरफ हम करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल लेते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट हम बनाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग वर्किंग नोट में एसेट्स अकाउंट और अदर अकाउंट्स बनाते हैं टी फॉर्म में। टी फॉर्म का मतलब हमारे इस तरीके के फॉर्म ना हो के छोटे छोटे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वाला जो पोर्शन है उसको शो कर दें, सो दैट आपका वर्किंग मैक्सिमम रिड्यूस हो जाए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शो करते हैं करंट एसेट्स और यहाँ शो करेंगे हम करंट लायबिलिटीज। ये 2011 की है, ये 2012 की है, ठीक है। करंट एसेट्स कितनी है जरा देख ले। करंट एसेट्स आपके पास दी हुई हैं 240 और 375 की। यहाँ इन्होंने नाम अलग अलग नहीं दिया है, एक साथ ही दे दिया है, ठीक है। करंट लायबिलिटी जो है वो हमें दी हुई है
70,000, 1,45,000। ठीक है, करंट एसेट्स ये दी है, करंट लायबिलिटीज हमारी ये दी है। चलिए अब जरा इक्विटी शेयर कैपिटल देखें। एक तरफ से लायबिलिटी पोर्शंस को हम पहले फिनिश कर लें। इक्विटी शेयर कैपिटल में देखिए 3 लाख से 3,50,000 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 50,000 हमारा फ्रेश पैसा आया है। तो हम लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 2 लाख से 1 लाख हुई है। इसका मतलब है 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमने इस साल रीपे करे हैं या रिडीम करे हैं। यहाँ बी एडजस्टमेंट देखेंगे, हमें लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम किए हैं वो 5% पे रिडीम किए हैं। इसका मतलब हमने 5% प्रीमियम दिया है, यानी कि 1 लाख का 5% 5,000 रुपये। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख और 5% एक्स्ट्रा देके हमने 1,05,000 पे किया है। तो जो ये प्रीमियम है, जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ये हमारे एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है ना। अब आप डिवेंचर्स देखिए। डिवेंचर्स आपके 1 लाख से 2 लाख हो गए हैं। इसका मतलब है आपने डिवेंचर्स 1 लाख के ड्यूरिंग द ईयर इशू किए हैं। ठीक है। रिजर्व्स देखिए, रिजर्व नथिंग बट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। तो रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 1,10 है और क्लोजिंग बैलेंस 2,70 है। ओपनिंग बैलेंस आपका 1,10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 2,70,000 है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 से 15,000 हुआ। तो जो 5,000 का है ये फ्रेश प्रोविजन क्रिएट किया आपने। तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो नया क्रिएट किया वो प्रॉफिट एंड लॉस से किया होगा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ठीक है। करंट लायबिलिटीज का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब करंट एसेट्स का देखें। करंट एसेट्स हमने शो कर दिए हैं। इन्वेस्टमेंट में देखिए 30,000 से 80,000 हुआ है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 के नए किए हैं। डिवेंचर में देखें, डिवेंचर पे जो डिस्काउंट थी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो पहले 10,000 थी, अब 5,000 है। इसका मतलब क्या है कि 5,000 की डिस्काउंट हमने राइट ऑफ की थी। ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए ऊपर सिर्फ बैलेंस शीट में एक फिक्स एसेट रह गया है जिसकी हमें एडजस्टमेंट करने हैं, और बाकी नीचे जो एडजस्टमेंट है एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट रह गया। तो डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट देखें। 15% डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दिया है तो हम प्रेफरेंस शेयर पे भी देंगे। अब प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंटेज में है ये नहीं दिया है, इसलिए हम शांत रहेंगे। ठीक है। तो 15% हम इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देंगे।
2000 के लिए दिया है तो हम 2000 के बैलेंस पे ही देंगे। $45,000 का हमने डिविडेंड पे कर दिया। आगे बढ़े फ्रेंड्स, अब हमारा एक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट रह गए हैं और एक स्टॉक का है। स्टॉक में देखिए क्या है, स्टॉक विच वाज वैल्यूड एट 90,000, इसको हमने ज़्यादा वैल्यू किया। 2011 में हमने स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा की है। इसका मतलब है अगर हमने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा बढ़ा दिया है, 2000 का क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक, तो अगर ओपनिंग स्टॉक हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है, इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया था। तो हम स्टॉक के एडजस्टमेंट को करेंगे। यहां थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान दें, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दोबारा पढ़ें, मैंने थोड़ा इसको गलत पढ़ा था। स्टॉक विच वाज वैल्यूड एट कॉस्ट, मतलब 90,000 पे वैल्यूड किया था। लास्ट ईयर हमने 90,000 की वैल्यू की थी, इसका मतलब एडजस्टमेंट जो होंगे वो लास्ट ईयर ही होंगे। तो एक तरह से स्टॉक जो 2011 का था वो हमने कम वैल्यू पे किया था। कितनी कम वैल्यू पे? 10,000 रुपए कम से। तो अगर मैं लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाऊं, मैं रेड कलर से एडजस्टमेंट कर रहा हूं, तो एक तो मेरा 10,000 रुपए करंट एसेट्स में इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लास्ट ईयर का मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो लास्ट ईयर के ही प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ेंगे। तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस हमारा 1,10 की जगह अब कितना हो जाएगा? 1,20। ये बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। दो 2011 का स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ था, तो 2011 में ही हम इसके इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, अगर मैं बैलेंस शीट में कहूं तो मैं एक 10,000 रुपए यहां बढ़ा दिए मैंने, और दूसरे 10,000 रुपए मैंने यहां बढ़ा दिए। यही तो किया मैंने, ठीक है ना। चलिए, अब मेरा डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट रह गया, उसको मैं करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स का, और ये वर्किंग नोट जरा आप ध्यान से देखिए। मैं इसकी एक दूसरी वर्किंग भी करूंगा आपको समझाने के लिए कि ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो फिक्स्ड एसेट्स मैंने जो रिटन नॉन वैल्यू बुक्स में दी है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड एसेट्स का है मेरा हाउ मच? 510। क्लोजिंग बैलेंस है 620। ठीक है, एसेट्स सोल्ड की मैंने 25,000 में, लॉस ऑन सेल हुआ 15,000। अब मुझे
डेप्रीशिएशन का वो नहीं दिया है कि मैंने डेप्रीशिएशन कितना प्रोवाइड किया, तो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड। ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पर दिए हैं। ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 190। और जो डेप्रीशिएशन एसेट सोल्ड की थी वो कितना था, 70,000 की एसेट्स थी, 40,000 उसकी वैल्यू थी। इस पे इसका मतलब है उस पर डेप्रीशिएशन हमारा 30,000 लग गया था। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड आएगा, इसको हम यहां शो करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 730 2,20,000 जो एसेट्स हमने परचेज करी है। ठीक है फ्रेंड्स, पर्पज हमारा सिर्फ यही है कि हमने जो एसेट्स बेची है उसकी वैल्यू हमें पता है, और जो हमने एसेट्स परचेज करी है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए लॉस ऑन सेल फिक्स एसेट्स ये 15,000 है, और डेप्रीसिएशन जो आपने प्रोवाइड किया है वो 70,000 है। इसका टोटल करें तो ये 60 और 240 4 लाख 4,15,000। ठीक है ना, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये आएगा 2,95,000। ये क्या कहलाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, चलिए टोटल करंट एसेट्स कर लें, करंट लायबिलिटीज कर लें। करंट लायबिलिटीज बी, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ए माइनस बी, एक 80 230। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये आई हमारी 50,000। बस अब मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टोटल बचा नहीं है। 50 ये 1.5 लाख 2 2.5 और ये है 470, इसका भी देखेंगे तो 1.5 लाख और ये 4,70,000। फ्रेंड्स ये तो मैंने कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसका दूसरा वे भी है। फिक्स एसेट्स को हम मेंटेन करें एट कॉस्ट पे, तो फिर हमारा एक अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप और एक अकाउंट बनेगा हमारा फिक्स एसेट्स सोल्ड अकाउंट। इसमें क्या होता है, फिक्स एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस हम क्या हो जाएगा,
कॉस्ट की वैल्यू ये हो जाएगी और डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 150। भाई 5,10,000 की वैल्यू दी थी, इसमें अगर डेप्रीशिएशन को हम अलग करेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे ना, फिर क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये हो जाए 8,10,000 और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हो जाए 1,90,000। अब आपको फ्रेंड्स पता है जो एसेट्स बेचते हैं उसकी कॉस्ट तो हम यहां से ले जाते हैं, और उसका डेप्रीशिएशन हम यहां से ले जाते हैं। सेल वैल्यू और लॉस ये हमारे इस अकाउंट में रहेंगे। इस अकाउंट में हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये होगी डेप्रीशिएशन मेड, और इस अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये होगी हमारी फिक्स्ड एसेट्स परचेज। तो ये जो 3 अकाउंट बनते हैं, ये तीनों अकाउंट अलग अलग कामों के लिए बनते हैं। अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट दिया है तो आप बेटर है ये प्रेजेंटेशन यूज करें, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसमें आपकी गलती होने के चांस मिनिमम है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।